अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू नामा से तारिक महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे यूनान से तशरीफ़ लाए हुए अरशद मुल्तानी साहब के साथ हमने स्टॉकहोम स्वीडन में रहने वाली मशहूर शख्सियात के इंटरव्यूज़ पर मबनी एक प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया है। इस सिलसिले का आज पहला प्रोग्राम हम बुटशिरका में कर रहे हैं। बुटशिरका की मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत जनाब लियाकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम आज सबसे पहले अपने नाजरीन को इनका एक मुख्तसर सा तारुफ कराते हैं और फिर हम इनसे बातचीत शुरू करेंगे। जनाब लियाकत साहब गुज़श्ता 40-45 साल से स्वीडन में मुकीम हैं और गुज़श्ता 20 साल से मकामी सियासत में अमली तौर पर हिस्सा ले रहे हैं और 9 सितंबर को होने वाले स्वीडिश इलेक्शन में काउंसलर के उम्मीदवार भी हैं। आप स्टॉकहोम के हिस्से बुटशिरका में ग्रीन पार्टी के सदर हैं। तो नाजरीन, हम आज इनसे अपनी बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। आप अमली तौर पर स्वीडन में ग्रीन पार्टी की तरफ से सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप हमारे नाजरीन को कुछ अपने बारे में बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं थोड़ा शायद अपना जो सिलसिला मेरा यहाँ आने का था मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। तो 74 में मैं स्वीडन आया था और उसके बाद जो एक इमिग्रेंट को जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, जो मुश्किलात पेश आती हैं, तो वो एक सफ़र शुरू किया। तो उसमें बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारी दुश्वारियाँ आई, तो वक्त गुजरता गया। तो उसके बाद ये है कि मैंने यहाँ जो लैररहेक स्कूल है, जो टीचर इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से टीचिंग का डिप्लोमा किया और उसके बाद मैं यहाँ कोई तकरीबन 12-13 साल जो है वो पढ़ाता भी रहा हूँ। मुख्तलिफ जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, बुटशिरका, हुडिंगे, हानिंगे और बहुत सी इस तरह। और उसके बाद फिर और भी बहुत सी जो थे प्रोफेशन या काम जो है मैंने किए। उसमें मैंने ट्रांसलेटर जो है उसका कोर्स भी किया यहाँ, और वो ट्रांसलेशन भी मैं करता रहा, उर्दू से स्वीडिश, स्वीडिश से उर्दू, हिंदी से स्वीडिश और स्वीडिश से हिंदी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी में ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है कि मुसलमान जब यहाँ पे आते हैं तो उनके जो उनके कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनका कल्चर और है, और जो स्वीडिश सोसाइटी है, यूरोपियन सोसाइटी है, उनका कल्चर और है। तो यूजुअली जो लोग पहले आते हैं वो आते हैं इकोनॉमिकली माइग्रेट करते हैं, तो सिर्फ पैसा देख रहे होते हैं। जब वो यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाते हैं तो फिर उनके सामने एक और मसला जो खड़ा होता है वो होता है इंटीग्रेशन का, कि इनका जो कल्चर है वो और है, हमारा कल्चर और है। ऐसे कौन से तौर तरीके अपनाए जाएं कि हमारा कल्चर भी हमारे हाथ में रहे और हम इनके साथ भी इंटीग्रेट कर जाएं? नहीं, उसमें देखें, मैं समझता हूँ कि उसमें जो बड़ी हिंडर है वो लैंग्वेज है। जब एक इमिग्रेंट्स बाहर से आता है यहाँ, तो स्वीडिश ज़बान उसको नहीं आती, उसको टैक्स ऑफिस जाना पड़ता है और इस तरह मेडिकल केयर सेंटर है मुख्तलिफ जो है। तो उसमें हमने जो ग्रीन पार्टी जो है, हमारे ये मंशूर का हिस्सा है कि हर इमिग्रेंट जो है उसको ये हक दिया जाए कि वो अपनी ज़बान में अपना नुक्ता नज़र मेडिकल केयर सेंटर में या टैक्स ऑफिस में बयान कर सके। तो उसके लिए जो ट्रांसलेटर हैं उनका रोल हर जो इंस्टीट्यूशन है उस पर ये फ़र्ज़ बनता है कि वो एक इंटरप्रेटर जो है उसका इंतज़ाम करे, ताकि जिनको ज़बान का मसला है वो हल हो सके। वो बहुत ज़रूरी होता है, मैं समझता हूँ। और दूसरा एक और है इसमें कि मैं ये समझता हूँ कि जो अपनी ज़बान है, जैसा कि आपने कहा, अपनी सकाफत जो है ये एक इंसान की एक शनाख्त होती है। जी, मैंने बहुत से लोग देखे हैं यहाँ आते हैं, वो बड़ी तेज़ी से स्वीडिश माशरे में इंटीग्रेट हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे भी चंद एक लोग हैं या जो कि उन्होंने कोशिश तो की स्वीडिश माशरे का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन शायद वो अपनी शनाख्त जो है वो भूल गए। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी शनाख्त को भी बरकरार रखें और उसके साथ साथ इंटीग्रेट जरूर करें। उसमें क्या है कि उसमें आप ये है कि स्वीडिश लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है।
वो हर बंदा यहाँ आता है उसको सीखनी चाहिए, उसके बिना गुजारा नहीं है। तो उसके साथ साथ जो अपनी ज़बान है, वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों के साथ अपनी ज़बान जो है उर्दू उसको जिंदा रखें। घर के अंदर माँ या बाप एक को जो अपनी उर्दू ज़बान है वो बच्चे के साथ ज़रूर बोलनी चाहिए। क्योंकि होता है ऐसे है कि जब फैमिली यहाँ आती है वो उनको बड़ा शौक होता है कि हमारा बच्चे जो स्वीडिश बोले, लेकिन फिर क्या होता है कि एक वक्त आता है कि बच्चा स्वीडिश ही बोलता है, माँ भी नहीं समझ रही होती, तो बच्चा उन पे हावी हो जाता है। तो इसलिए दोनों जबानों को जिंदा रखना जो है, उसके लिए हमारा जो मंशूर है उसमें हमने ये रखा है कि जो आपकी जो होम लैंग्वेज है उसको अच्छा स्टेटस दिया जाए। इस वक्त ये है कि उसका वो स्टेटस नहीं है, ना बच्चे उसको सीरियस लेते हैं ना ही कोई टीचर। उसको स्कूलों में हैम्सपोक्स लैररे जो है उसको एक अच्छा स्टेटस दिया जाए और इसको अपग्रेड किया जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है, नहायत अहम है। तो अगर आप मतलब बाईलैंग्वेज होना बच्चे का जो है ना बड़ा जरूरी है, उसको उर्दू भी आए स्वीडिश भी आए। ये इंटीग्रेशन के लिए मैं समझता हूँ कि ये पहली शर्त है। आपकी एक और अच्छी बात जो कि पिछले साल गालबन आपने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई बुरशिका में, जिसमें आपने ईसाई आलमों को और मुसलमान जो आलम है उनको इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे, और उसको हम रिलीजियस इंटीग्रेशन की तरफ एक कदम करार दे सकते हैं। तो वहाँ पे आपने उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया क्रिश्चियंस को और मुस्लिम्स को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। उसके बारे में हमें बताएं कि ये ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया कि मुसलमानों और क्रिश्चियंस के दरमियान में जो मजहब का मसला है उसको कैसे हल किया जाए। नहीं, उसमें ये है कि मेरे ख्याल में वो जो हमने किया था उस वक्त, चूंकि एक बड़ी एक पूरे यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में एक हवा चली थी कि जी जो मुसलमान है वो टेररिस्ट हैं, तो तमाम मुसलमानों को टेररिस्ट कहना ये मैं समझता हूँ ज्यादती है। हर मुआशरे में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं मुस्लिम में होंगे, लेकिन एक बड़ा एक छोटा सा तबका है। तो एक इतने बड़े एक कौम को टेररिस्ट कह देना ये ज्यादती है। तो ये इसकी बुनियाद थी, इस वजह से हमने वो एक सेमिनार का बंदोबस्त किया था जिसमें कि हमने जैसा कि आपने बताया पादरी भी आए थे और फिर वो अपने आलिम साहब हैं वो भी आए थे, और भी लोग थे जो हाजरीन थे उनको भी मौका दिया गया। बड़ा कामयाब प्रोग्राम था जी। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है सेमिनार ये तो हम करवाते रहते हैं। इससे पहले हमने एक और सेमिनार का सिलसिला शुरू किया था, उसमें ये था कि जी जो एसोसिएशन हैं जैसे पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी है और दूसरी तरफ जो म्यूनसिपैलिटी है, जो उनके जो हेड्स हैं या जो और ऑफिसर्स हैं, वो आमतौर पे ये होता है कि स्वीडिश मुनासिब न समझने की वजह से वो जो एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनको वो स्पॉन्सरिंग या वो मराहत नहीं मिलती क्योंकि वो समझा नहीं पाते उनको। तो हमने ये कहा था कि ये इसको कहते हैं कि कोड लैंग्वेज है, यानी उनकी वो समझ नहीं पाते एक दूसरे को ना, तो वो किस तरह अपना नुक्ता नजर को बयान करेंगे। तो ये हमने किया था, उसमें भी हमने तमाम एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव बुलाए थे और उसके साथ जो कम्यून के जो शेंस्टमैन हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो हेड हैं, उनको बुलाया गया और वो सिलसिला हमने पूरा एक साल उसको जारी रखा। हर महीने हम सेमिनार करवाते थे। आप बुशिरका में ग्रीन पार्टी के सदर भी हैं और बुशिरका में जो काउंसल्स के इलेक्शन है उसमें एज ए काउंसलर इलेक्शन में अमली तौर पर इस साल जो 9 सितंबर को इलेक्शन हो रहे हैं, आप अपने मंशूर के बारे में कुछ हमारे नाजरीन को बताएं कि कैसे आप जो है ना वो दूसरों से बेहतर हैं अगर वो आपको वोट दें तो। जी, जैसा कि आपने बताया गुज़श्ता जो मार्च था उसमें मुझे जो मिलियो पटिया दिक्राना बूशिरका ग्रीन पार्टी बूशिरका का सदर मुंतखब किया गया है जी। और मैं बड़ा खुश हूँ और समझता हूँ कि ये एक बड़े एजाज़ की बात है कि एक पार्टी ने एक इमिग्रेंट्स को ये मौका दिया है। तो आपने सवाल किया मंशूर का, तो मेरे ख्याल में शायद इतना वक्त हमारे पास ना हो कि पूरा मंशूर, लेकिन मैं जो चीज़ा जो बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि बड़ी ज़रूरी हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे लोगों के लिए इमिग्रेंट्स के हवाले से डिस्क्रिमिनेशन जो है ये एक बड़ी एक लानत है इस मुआशरे में। बहुत से लोग हैं जो कि ओपनली डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो ग्रीन पार्टी जो है ख़ास तौर पे इस मसले के हल के लिए हमने एक लाया अमल तैयार किया है। तो उसमें यह है कि हम ये समझते हैं कि अगर
किसी जगह भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो जो डिस्क्रिमिनेट करने वाला है तो उसको वार्न करना चाहिए, और उसको बाकायदा ये नहीं बल्कि उसको जुर्माना होना चाहिए कि उसको पता हो कि उसने एक गलत काम सरजद हुआ। और उसके अलावा ये है कि जिसके साथ हो रहा है ये, उसको बाकायदा सपोर्ट मिलनी चाहिए। आपके मंशूर में जो हमारे इस बुशिरका में जो बच्चों की तालीम है उसके मतलब आपका क्या ख्याल है कि अगर आप जीतते हैं तो उनके लिए आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, जो बच्चों की तालीम का मसला है वो मेरे नज़दीक उसकी बहुत अहमियत है। वो ख़ास तौर पे जो मेरा पोस्टर है उसमें भी आप देखेंगे कि वो जो बच्चों की तालीम है उसको मैंने बड़ा उस पर जोर दिया गया है। उसमें यह है कि जो स्कूल हैं, स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं उनका सबसे पहले तो ये है कि क्वालिफाइड टीचर होने चाहिए, और उसके अलावा ये है कि बच्चों को वहाँ जो माहौल मैसर होता है वो यकसा होना चाहिए, यानी किसी के साथ तफरीक नहीं होनी चाहिए, कोई काला है गोरा है किसी मुल्क से ताल्लुक है, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। और तमाम स्कूल जो हैं कम्यून के वो यकसा होने चाहिए। कोई ये महसूस ना करे कि एक स्कूल जो तुम्बा में है उसका मयार जो बड़ा ज़्यादा बेहतर है और भी वाले का कम है, तो इस पर बहुत ज़ोर देने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, वो क्वालिफाइड स्कूल में होने चाहिए। तो इसके अलावा जो एक और ज़रूरी बात है वो ये है कि टीचर जो हैं उनका काम बच्चों को तालीम देना होना चाहिए, ना कि ऑफिस जॉब करना। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऑफिस जॉब के लिए एक्स्ट्रा आप लोग रखें, क्लरिकल स्टाफ रखें, लेकिन टीचर जो है वो तवज्जो दें तालीम की तरफ, अपने उस निसाब की तरफ, ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से तालीम दी जा सके। सियासत हमने आपसे डिस्कस कर ली, थोड़ा सा समाजी खिदमात की तरफ आते हैं। आपका माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत ऑफिस है, आपकी यहाँ पे क्या मसरूफियात हैं समाजी हसीयत से? मैं बेसिकली एक्चुअली एक समाजी आदमी हूँ। तो मैं जब आया हूँ यहाँ 74 में, तो गालबन 81 या 82 में पहली जो पाकिस्तान सोसाइटी थी उसका जो दाग बेल जो डाली थी उसमें चंद लोग थे, उनमें मैं भी एक था। पाकिस्तान सोसाइटी स्टॉकहोम के नाम से, वो हमने स्टॉकहोम में उसे शुरू किया था। उसके अलावा फिर चलता रहा सिलसिला, तो पाकिस्तान यहाँ बुशिरका में बन गई। तो इस तरह मतलब उस वक्त से मैं इसमें काफ़ी मेरा अमल दखल रहा है समाजी तौर पे, लोगों को इकट्ठे करना, बच्चों के लिए मौके मैसर करना कि बच्चे जमा हों, अपनी सकाफत के बारे में उनको जानकारी हासिल हो। तो उसमें हम हर साल इस लोकाल में या इस ऑफिस में या दूसरी जगहों पे हम बच्चों के लिए बाकायदा 6 हफ्ते 8 हफ्ते का एक प्रोग्राम करते हैं, जहाँ के हम 3 4 5 जो हैं जो नौजवान हैं उनको हम एम्प्लॉय करते हैं, और वो उन बच्चों के साथ वहाँ वो बच्चे खेलते हैं, बेकिंग करते हैं और दूसरी इस तरह की जो मसरूफियात हैं वो करते हैं। और ये ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ उन लोगों के लिए ये, या उन फैमिलीज़ के बच्चों के लिए जिनके पास ये मौका नहीं है कि वो बच्चों को लेके हॉलीडेज़ पे जा सकें। और भी मैं जानता हूँ कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास ये माली वसाइल नहीं है, तो वो बहुत खुश थे। वो बहुत से पेरेंट्स मेरे पास आए कि जी आपने ये शुरू किया है, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो बच्चों को बाहर तो नहीं ले जा सकते, लेकिन कम से कम उनको घर में हमने वो सहूलत दी। और ख़ास तौर पे समर में जैसा कि आप जानते हैं जो फ्री थीज होते हैं जो वो बंद होते हैं यहाँ जो इस किस्म के, तो बच्चों के लिए एक वाहिद जगह रह जाती है, यहाँ आएँ और आके अपना वक्त गुजारें। और उसमें ख़ास तौर पे हम फिर वालिदैन को भी मदद करते हैं, बच्चों को हम बाहर लेके जाते हैं, जैसे ये बीचेस पे ले गए या म्यूज़ियम है वहाँ ले गए, पार्क में ले गए। तो इस तरह हम कोशिश करते हैं। और उसमें फिर जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, जहाँ तक पाकिस्तानी बच्चों का ताल्लुक है, तो उसमें हम उनको उर्दू की तालीम देते हैं, कुरान पाक की तालीम देते हैं। माशाल्लाह। तो वो बच्चे यहाँ आते हैं एक हफ्ते में 2-3 दफ़ा, और माशाल्लाह डेली हमारी कोई ना कोई एक्टिविटी होती है इस लोकाल में। अच्छा खान साहब, जो स्वीडन में मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके लिए आप इस इलेक्शन की मुनासबत से क्या पैगाम देना चाहेंगे? लेकिन सबसे पहले तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो हम वतन हैं पाकिस्तानी हैं, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। एसोसिएशंस यहाँ बहुत सी हैं, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है
अगर मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर मुख्तलिफ नज़रियात के लोग इकट्ठे होते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन यह है कि बाहम इत्फाक होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से परहेज करना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा देखने में आया है कि कोई माहौल कोई इतना कोई अच्छा नहीं था। बहरहाल ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं तो खुद ये समझता हूँ कि दूसरी जो सोसाइटीज़ हैं हम सबको दावत देते हैं कि जी वो आएँ, हमारे प्रोग्राम होते हैं, मैं खुद जाता हूँ और उनको भी बुलाते हैं। तो आना चाहिए और मिलना चाहिए एक दूसरे को। और इस तरह ये है कि एज ए ग्रुप या एज ए कौम भी, एज ए इमिग्रेंट पाकिस्तानी, आपका एक वकार है, एक स्टेटस है, तो वो बनता है। ये बड़ा ज़रूरी है। तो दूसरा ये है कि अब ये इलेक्शन आ रहा है, जैसे आपने जिक्र किया 9 सितंबर को इलेक्शन है, तो उसमें यह है कि 22 अगस्त से आप वोट डाल सकते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता तो ये बड़ा ज़रूरी है। और उसमें यह है कि मेर बुरे कंतूर जो हैं मुख्तलिफ, और इसके अलावा और भी बहुत से ऑफिस हैं जहाँ आप जाके वोट कास्ट कर सकते हैं 22 अगस्त से। लेकिन इलेक्शन डे जो वो 9 सितंबर है। तो मेरी दूसरी ये भी दरख्वास्त होगी कि आप जो बूशरका के जो मुकीम हैं उनसे कि वो मुझे वोट दें। तो थोड़ा मेरा ख्याल मेरे बारे में काफ़ी कुछ तो पता चल गया है, तो मैं मज़ीद बता देता हूँ कि यहाँ मेरा 15-16 साल तजर्बा है। उसमें मैंने यहाँ मुख्तलिफ जो बोर्ड्स हैं, सोशल बोर्ड है, इसके अलावा यहाँ जो क्राइम्स प्रिवेंशन काउंसिल है उसका मैं मेंबर हूँ। इसके अलावा जो कोर्ट्स हैं जैसे उसमें मैं एज ए ले जज बैठता हूँ। तो ग्रीन पार्टी जो बूशरका का उसका सदर हूँ। तो अच्छा खासा तजर्बा है। तो मैं इंशाल्लाह मेरी तो यही कोशिश है कि जी काम किए जाएं और अच्छे काम किए जाएं, और ख़ास तौर पे जो अपने इमिग्रेंट्स भाई हैं उनकी मदद की जाए जिस हद तक हो सकती है। यहाँ ज़रा मौके महदूद होते हैं, तो मेरा ख्याल आप लोग समझते हैं। तो आप सबसे ज़रूरी बात यह है कि वोट दें, ये बहुत अहम है। वो आपका वोट कास्ट होना बहुत अहम है। बिल्कुल कास्ट। और दूसरा मेरी दरख्वास्त ये होगी कि ग्रीन पार्टी को दें और मुझे वोट दें कम्यून फुल मैक्तिके के लिए, और जो जिसे आप म्यूनसिपैलिटी पार्लियामेंट कहते हैं। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी टीम का। उसमें मियाँ जावेद साहब हैं और चौधरी आसिफ साहब हैं, सईद खटाना साहब और बुरगान साहब, और इस तरह और भी बहुत से दोस्त हैं, शायद सबका नाम मैं ना ले सकूं। तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो मेरी मदद करते हैं इस काम में, और हमेशा कोशिश होती है उनकी कि दोस्तों की मदद की जाए। तो उनकी मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों का दोबारा से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए यहाँ और ये मुझे मौका दिया कि मेरी जो पैगाम है लोगों तक जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं अरशद मुल्तानी साहब और तारिक महमूद साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त निकाला, और ख़ास तौर पे ये जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है इसकी मैं समझता हूँ कि एक अरसे से बड़ी ज़रूरत थी कि जो दोस्त और या मैं इस तरह जो एक्टिव हैं यहाँ, तो उनका जो पैगाम है वो दूसरे दोस्तों तक पहुँचे और दूसरे दोस्त भी इस तरह वक्त निकालें और एक्टिव हों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो अब इस माशरे का, इस मुल्क का हिस्सा बन चुके हैं, तो हमें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए सियासत में, समाजी तौर पर। तो इट्स वेरी गुड, आई अप्रिशिएट जी, शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आपने खान साहब की गुफ्तगू सुनी, कैसे खान साहब ने अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों से स्वीडिश सोसाइटी में ये मकाम हासिल किया है। हम 9 सितंबर को होने वाले इलेक्शन के सिलसिले में खान साहब की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। अपने होस्ट तारिक महमूद और अरशद मुल्तानी को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।